उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने नगर पालिका से चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी शालिनी कन्नौजिया के साथ साथ रायबरेली की 9 नगर पंचायत के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए भी जनता से वोट की अपील की है। यही नहीं, आपको बता दें कि रामलीला मैदान के बस्तेपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार में हुए विकास कार्यों का बखान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता से अपील है कि रायबरेली नगर पालिका के साथ साथ रायबरेली की जो 9 नगर पंचायत है वहां पर भी कमल के फूल को जनता वोट करे और उन प्रत्याशियों को चुनाव जिताए। हालांकि एक बात तो तय है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले ही रायबरेली का दौरा करके शंखनाद किया था, उसी बात को लेकर के आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जनता को साधने के लिए जनसभा को संबोधित किया है। यही नहीं, रायबरेली में 4 मई को मतदान होना है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस तरीके की जनसभा होने के बाद जनता पर क्या असर पड़ेगा और क्या वाकई बीजेपी से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चुनाव जीत करके रायबरेली में कमल के फूल खिलाने का काम करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष पर खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए आरोप को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर लिए हैं, वहीं आज पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष व कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत उन पर ये आरोप गढ़े जा रहे हैं। वहीं जहां उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का धन्यवाद ज्ञापित किया, वहीं कहीं न कहीं कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर भी तंज किया। सांसद सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी वो गुमराह की गई हैं, उनके लोग गुमराह करके उनको धरना स्थल पर लेकर गए, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए और जिस दिन जांच रिपोर्ट आ जाएगी, सच्चाई उनको पता चलेगी, तब शायद कहीं उनको बड़ा कष्ट होगा। सांसद सिंह यही नहीं रुके, इसके बाद में काफ़ी भावुक भी हो गए। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि मैं 6 भाई था, 6 में से 5 भाई मेरे नहीं रहे, मैं अकेला रहा, बेटे तक का दाह संस्कार किया, इससे बड़ी समस्या मेरे लिए क्या हो सकती है। सांसद सिंह पूरी तरह से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मैं बिल्कुल निर्दोष साबित होऊंगा और कहीं जिसको न्यायपालिका पर या पुलिस पर भरोसा नहीं है वो केवल मेरे ऊपर आरोप मढ़ना जानते हैं, इससे कहीं ना कहीं खेल जगत को भारी नुकसान हो रहा है। सांसद सिंह ने कहा कि मेरे टाइम में चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने काफ़ी मात्रा में पदक भी दिलवाए जो आज तक नहीं मिल सका था। बावजूद इसके सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी केवल खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। बाकी कहा कि अभी मैंने प्राथमिकी का मैटर मैंने नहीं देखा, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, क्या हुआ है, आगे जब एफआईआर कॉपी मुझे मिल जाएगी तब मैं कोई चर्चा करूँगा। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। मैनपुरी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश द्वारा मैनपुरी जनपद में भाजपा प्रत्याशी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट करने पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जहां लोगों से जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाओं का संबोधन किया और लगातार भाजपा प्रत्याशी के फेवर में लगातार उनको वोट करने की बात कर रहे हैं, भाजपा को हाथ मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और वहीं मैनपुरी जनपद में 9 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के साथ 10 सीटों पर उन्होंने भाजपा की जीत का वादा किया है कि भाजपा इन मैनपुरी की 10 जो नगर पंचायत और नगर पालिका की सीटें, इन पर भाजपा प्रत्याशी 100% जीत दर्ज करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहा इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत से सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में विजय प्राप्त करेगी और योगी जी के आदित्यनाथ के हाथ मजबूत करेगी। जहां योगी और मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश और प्रदेश में जहां जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, गुंडे माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसी तरीके से 2024 की पृष्ठभूमि लिखने के लिए इस नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर उनको जीत का तोहफा देंगे और अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
वहीं समाजवादी पार्टी के संबंध में जहाँ पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि 2012 से लेकर 17 तक जहाँ गुंडे माफियाओं की सरकार थी और उसमें पीड़ित दबे कुचले जो लोग थे आज वो एकजुट होकर समाजवादियों को आज जवाब दे रहे हैं और लगातार भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। जो आज जो पिटे कुटे हुए थे, दबे कुचले लोग थे, आज वो एक ताकत बनकर उभरे हैं और भाजपा के समर्थन में वोट कर रहे हैं और उनसे अपील की है उनके हर दुख सुख में वो उनके साथ खड़े रहे और मैनपुरी की जनता का बराबर इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। और उन्होंने बताया जब इस संबंध में लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने 12 कैंडिडेट उतारे हैं, तो उन्होंने मेयर उतारे हैं, तो वो एक राष्ट्रीय बड़ी पार्टी है। और अगर समाजवादियों की बात करें तो उनके बारे में कहा कि गुंडों माफियाओं की सरकार है, उन पर योगी जी आदित्यनाथ लगातार उन पर लगाम कस रहे हैं, जो किसी भी तरीके की कोई भी उनके द्वारा गतिविधि ना हो पाए। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में जो बीते वर्ष समाजवादी पार्टी के रहे थे वो कहीं ना कहीं लोग जो शोषित और पीड़ित थे उनकी ज़मीन पर कब्जा, कहीं पर मर्डर के हत्याएँ, इस तरीके की घटना, लूटपाट, इस तरीके की घटनाएं होती थी। आज उन पर अंकुश लगा हुआ है। जनपद हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, जो ऐसे माफिया लुटेरे और क्रिमिनल किस्म के जो व्यक्ति हैं उन पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है और लगातार उन पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो कि वो पीड़ित और दबे कुचले लोगों को ना सता सके। आज दबे कुचले पीड़ित लोग जो असहज लोग हैं आज उनकी सरकार है और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि लगातार कि इस नगर निकाय चुनाव में ये दिखा दें कि भाजपा के समर्थन में पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है और सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर 2024 जो मोदी जी के लिए पृष्ठभूमि लिखेगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं वह सभी पीड़ित जो सताए हुए थे समाजवादी पार्टी में तो उनका विशेष ध्यान रखे। वहीं भोगांव नगर पंचायत से प्रत्याशी नेहा तिवारी पत्नी आशीष तिवारी के समर्थन में भी उन्होंने लोगों से अपील की कि आशीष तिवारी जो समाज सेवी हैं और उनकी पत्नी जो इस चुनाव में प्रत्याशी बनकर सामने आई हैं उनको विजय दिलाएं। और भोगांव पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार से भी इस संबंध में जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा नगर निकाय चुनाव में जो मतदान 4 मई को होना है तो वहां पर आम जनमानस वहां पर अपना वोट देने के लिए जाए और पुलिस के मैनपुरी जनपद में कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी, सीओ, इंस्पेक्टर, डीएम, एडिशनल एसपी सभी लगातार जो मैनपुरी जनपद के सभी थानों पर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, किसी भी तरीके की गतिविधि ना होने पाए, इसलिए निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से लगातार प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहां पर मतपेटियां रखी जाएंगी वहां पर भी पुलिस अधीक्षक अपने अन्य अधिकारियों के साथ लगातार उस स्थान पर भी जांच पड़ताल कर रहे हैं और जहां पर वोटिंग के लिए जो मतदान स्थल बनाए गए वहां पर भी जाकर लगातार दौरे कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि ना हो पाए। नगर निकाय चुनाव मैनपुरी जनपद में पुलिस अधीक्षक की मंशा है पूर्ण तरीके से निष्पक्ष तरीके से कराने की, जिससे किसी भी तरीके की भय उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को उन पर तत्काल कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जाएगा। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसके चलते बदायूं जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के आज 2 दिग्गज चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ साथ आज केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी बदायूं में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जहां बिलसी और दातागंज में जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी ककराला सहित अन्य जगहों पर कार्यकर्ता सम्मेलनों में प्रतिभाग कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। आपको बता दें बदायूं जिले में सेकंड फेज में मतदान होना है, जिसको लेकर 11 तारीख को वोटिंग होगी। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं।
अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद अब एसआईटी की टीम 21 पुलिसकर्मियों और कई लोगों को साथ लेकर करेगी पूछताछ। आज से यह पूछताछ जारी होगी। वहीं अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी बुलाकर एसआईटी की टीम करेगी पूछताछ। वहीं पूछताछ के दौरान 35 अन्य लोगों की भी बुलाएगी एसआईटी की टीम और एसआईटी की टीम उस दौरान भी उन सभी से करेगी पूछताछ जांच के दौरान जो भी उसमें आएगा सामने उसको भी एसआईटी की टीम पूछताछ करेगी। वहीं अगर हम मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय यानी कालवन अस्पताल की बात करें, जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, तो वहां पर भी 15 कर्मचारियों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। अब उन 15 कर्मचारियों से भी एसआईटी की टीम पूछताछ कर सकती है। जांच के दौरान उसके पास जाके उससे पूछताछ करेगी। वहीं यह पूछताछ 2 हफ्ते के लिए पूरी तरीके से 2 हफ्ते में ये पूछताछ कर रिपोर्ट दाखिल करना होगा। वहीं तीनों शूटर जो अतीक और अशरफ के हैं उनको भी कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और 12 मई को अब उनकी अगली पेशी की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है तीनों शूटरों और अन्य लोगों से भी, तो अब पूछताछ के दौरान अतीक और अशरफ हत्याकांड में किस तरीके से खुलासे होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज, प्रयागराज। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ हत्याकांड मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद का वक्त दिया है, तब जाके सुनवाई करेगी। लेकिन तमाम मामलों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे उत्तर प्रदेश सरकार से। खास तौर पर ये कहा है कि क्यों अतीक और उसके भाई अशरफ का पुलिस परेड करा रही थी, एम्बुलेंस क्यों नहीं दरवाजे के अंदर तक, अस्पताल के अंदर तक आई है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर पुलिस से सवाल पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछे गए हैं। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने बताया है कि हमने एक कमेटी बनाई है जो उसकी जांच कर रही है और तमाम मामले को, साथ ही साथ विकास दुबे एनकाउंटर मामले की भी रिपोर्ट क्या हुई उसको लेकर भी तलब किया है। तो कहेंगे तमाम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त होता नजर आया है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर और तमाम सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में 3 हफ्ते बाद जो सुनवाई होगी उस पर देना होगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार इस याचिका को लेकर विशाल तिवारी नाम के एक वकील ने इस याचिका को लगाई थी और कई सवाल पूछे थे और खास तौर पे पिछले 2017 से लेकर अब तक 83 इनकाउंटर उसको लेकर भी सवाल पूछे गए हैं और साथ ही साथ अतीक और उसके भाई अशरफ की जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर भी कई सवाल पूछे हैं। अब इंतजार है जब 3 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकल के आता है। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। नगर निकाय चुनाव में महिलाओं मतदाताओं के लिए भी अब एक महिला पिंक बूथ लगाए जाएंगे। महिला पिंक बूथ करीब 11 पिंक बूथ लगाए जाएंगे। 11 पिंक बूथों में महिला निर्वाचन अधिकारी बैठाई जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए पिंक बूथ लगाने की कवायदें तेज की जा रही हैं। हालांकि इस पिंक बूथों पर महिलाएं अपना वोट डालेंगी, साथ ही साथ महिला निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहेंगी। इसकी मॉनिटरिंग अगर की बात की जाए, क्योंकि मॉनिटरिंग जो है वो कमांड सेंटर से की जाएगी। हालांकि सुरक्षा के भी इंतजामात किए जाएंगे, महिलाओं के लिए ख़ास तौर से इंतजामात किए जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। इन 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव के साथ साथ महिला मतदाताओं को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। हालांकि सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो महिलाओं के साथ में बच्चे जाएंगे उनके लिए भी विशेष इंतजामात किए जा रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस नगर निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए जो पिंक बूथ लगाने की जो कवायदें कही जा रही हैं वो कितनी सही साबित होती हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। माफिया अशरफ के साले सद्दाम पर एडीजी जोन बरेली पीसी मीना ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इससे पहले ये इनाम की राशि 50,000 रुपये थी। पुलिस संतुष्टि रिपोर्ट के बाद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपको बता दें, सद्दाम माफिया अशरफ का साला है, जो बरेली जिला जेल में अशरफ बंद था उसको गैर कानूनी तरीके से लोगों से मिलवाता था, शूटरों से उसकी मुलाकात कराता था।
हालांकि पुलिस ने सद्दाम के खिलाफ बारदरी थाना व बितरी चंदपुर थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सद्दाम लगातार फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में एसटीएफ, एसओजी, थाना पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। हालांकि एडीजी जोन पीसी मीना का कहना है बहुत जल्द सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस की माने अगर सद्दाम पकड़ में नहीं आता तो ये इनाम की राशि आगे बढ़ा दी जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पुलिस सद्दाम को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हालांकि सद्दाम मुकदमा लिखे जाने के बाद से लगातार फरार चल रहा है। सद्दाम के जो करीबी मददगार थे, पुलिस ने उनको पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस अभी तक मामले में सद्दाम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पुलिस की माने तो सद्दाम नेपाल या कहीं और राज्य में हो सकता है। वहीं पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश में दबिशें दे रही हैं। बरेली से प्राइम न्यूज के लिए मोनू पांडे। चुनाव चाहे जो भी हो, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। आपको बता दें, जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव को लेकर पीलीभीत पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। पुलिस ने जिस प्रकार से पीलीभीत पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में जो पीलीभीत में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि निकाय चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर पीलीभीत पुलिस अधीक्षक ने कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं जगह जगह पर बैरिकेडिंग के साथ साथ चाहे तो वो नामांकन कार्यालय हो या फिर अलग जगहें हों, जहां पर चाहे वो धारा 144 को लेकर पुलिस प्रशासन की पैदल गश्त हो, इस सब पर पीलीभीत पुलिस की नज़र बनी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो। इसको लेकर पूरा पीलीभीत पुलिस इस पूरे मामले पर मुस्तैद होती नज़र आ रही है। आपको बता दें, जिस प्रकार से ये चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, उसको लेकर जो जगह जगह पर जिस प्रकार की जो खामियां नज़र आती हैं, उसको भी लेकर पुलिस प्रशासन की नज़र बनी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की इलेक्शन में, निकाय चुनाव में कोई भी अनहोनी ना हो। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, पीलीभीत से। नगर निकाय चुनाव की तपिश जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पे है। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर जनपद में 3 नगर पालिका व 4 नगर पंचायतों का मतदान सेकंड फेज में यानी कि 11 मई को होने वाला है, जिसको लेकर के प्रशासन बेहद अलर्ट मोड में है। जिस तरीके से चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है कि इस चुनाव को शांतिप्रिय ढंग से निपटाया जाए, तो अब प्रशासन भी चाक चौबंद नजर बनाए हुए। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन और शासन लगातार सड़कों पर निकल कर फ्लैग मार्च करते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, उनसे अपील भी करते हैं। साथ ही साथ अवैध जो गाड़ियां चल रही, संदिग्ध गाड़ियों की भी चेकिंग लगातार की जा रही है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा की माने कि आने वाली 11 तारीख के जो मतदान होना है, उसको शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी तरीके से निपटाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील भी किया है कि सोशल मीडिया पर बेहद नजर गड़ाई हुए, अगर किसी तरीके से कोई अफवाह फैलाई जाती है, कोई और किसी किस्म की घटना होती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि इस नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके से चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब पूर्णतः अलर्ट मोड पे है और सकुशल निपटाने के लिए सक्षम भी नजर आ रही है। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। कानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले ईद की नमाज पर लगभग 1850 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। आपको बताते चले कि ये 1850 वो लोग थे जो सड़कों पर उतर करके ईद की नमाज कर रहे थे। इनमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगभग 200-300 ऐसे थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से रावतपुर, बाबूपुरवा, यतीम खाना, जाजमऊ ऐसे कई थाने क्षेत्र थे जहां पर ईद की नमाज जो लोग सड़क पर उतरकर नमाज कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिसके बाद आज जुम्मे की नमाज होनी है और जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पर दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की कई टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्र में लगाई गई हैं, पीएससी की टीमें भी लगाई गई हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। पूरे शहर में कई ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं, जो देखे जा रहे हैं कि कहीं पर मतलब जो नमाज करने वाले हैं वो रोड पर आकर के नमाज ना कर सकें। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज, कानपुर।
कोरोना काल में 15% फीस बढ़ाने के मामले को लेकर के हाईकोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ लखनऊ के डीएम ने भी अब डीआईओस को भी निर्देश दिए हैं कि उन स्कूलों की सूची बनाई जाए जिन स्कूलों की कोरोना काल में मनमानी चल रही थी, 15% फीस बढ़ाई गई थी। हालांकि इस फीस वापसी की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उन स्कूलों ने उन परिजनों को फीस वापस नहीं किया है। हालांकि इसको लेकर के नोएडा के जो डीएम हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया था और नोएडा के डीएम ने करीब 1-1 लाख रुपए का जुर्माना उन स्कूलों पर लगाया था। हालांकि अब लखनऊ के डीएम ने भी संज्ञान लिया है, बाकायदा एक टीम बनाई जाएगी। टीम 15 दिनों के अंदर लखनऊ के स्कूलों की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेगी और रिपोर्ट सबमिट के बाद उन स्कूलों पर भी कार्रवाई होती दिखाई देगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। कोरोना काल में कोविड-19 से लेकर आपको बता दें 2020 और 21 में जो देश में क्राइसिस फैली थी उसको लेकर देश की अर्थव्यवस्था तो डाउन हुई ही, उसके साथ साथ अभिभावकों को बच्चों को पढ़ाना भी बामुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करने के लाले पड़ने लगे थे, क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद अर्थव्यवस्था डाउन हुई, वहीं लोगों का रोज़गार जाने लगा, कईयों की नौकरी चली गई और कईयों को अपना बिजनेस तक खोना पड़ा। वहीं आपको बता दें, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि कोविड-19 से लेकर 2020 और 21 के समय में अभिभावकों ने जो बच्चों की फ़ीस स्कूल में जमा की है उसकी 15% फीस वो विद्यालय वापस करें, जो कोविड-19 के समय में 2020 और 21 में उन्होंने विद्यालयों में फ़ीस जमा की थी। लेकिन कई विद्यालयों ने ना तो कोर्ट के आदेश का पालन किया और ना ही अभिभावकों को बच्चों की जमा की हुई फीस का 15% वापस किया। इसी को लेते हुए पीलीभीत प्रशासन भी अलर्ट हुआ। डीआईओएस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कई बार ऐसे विद्यालयों को जिले स्तर पर उनको लेटर पत्राचार के द्वारा उनको अवगत कराया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार 15% फीस उनके अभिभावकों को वापस की जाए, लेकिन हीला हवाली के चलते आज तक ऐसा नहीं हो पाया। कई स्कूलों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए और बच्चों की फीस में 15% की कटौती करते हुए उनको वापस किया। कईयों ने कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की। उसी को जब डीआईओएस ने बताया कि इस पूरे मामले पर लेकर अब हम उनको उनको सूचना दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अग्रिम कार्रवाई नोटिस देकर ऐसे विद्यालयों पर की जाएगी जिन्होंने कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15% पैसा वापस नहीं किया है। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। जनपद की बिधुना कोतवाली क्षेत्र के मजरा भारत अड्डा में घर के बाहर सो रहे एक अधेड़ की ईंट से कुचल कर हत्या कर दी गई। सुबह जब जानकारी हुई तो ग्राम प्रधान के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी और जांच पड़ताल शुरू की। घटना की जानकारी होने पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलित किए। वहीं पुलिस अधीक्षक और याद चारू निगम व अपर पुलिस अधीक्षक और याद दिगंबर कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गए थे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक और याद चारू निगम ने बताया कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा और शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़ औरैया। आरपीएफ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी टीम के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। दरअसल ये एक अवैध नेक्सस सॉफ्टवेयर बनाकर जब किसी यात्री को तत्काल रेलवे टिकट की ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पर ये लोग उस वेबसाइट के ज़रिए उन लोगों को अपनी ठगी का शिकार करते थे। और आरपीएफ के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए बताया है कि करीबन 6 साल से करीब 1.5 करोड़ रुपये से अधिक धोखाधड़ी लोगों के साथ कर चुके हैं। लगातार इनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी लेकिन इनका कोई पता नहीं था। अभी हाल ही में एक युवक द्वारा ये तहरीर दी गई कि उसने जो है नेक्सस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेलवे का जो टिकट था वो बुक कराया था और उसके बाद उस टिकट की जो कीमत थी लगभग 2000 रुपये थी। 2000 रुपये देने के बाद भी
उसको वो टिकट नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस की जो टीम थी वो सक्रिय हुई और सक्रिय होने के बाद विजिलेंस की मदद से जो RPF पुलिस है वो इस आरोपी तक पहुंची है। ये जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं ये सभी गौतमबुद्ध नगर जिले के रहने वाले हैं और लगातार ये इस तरह की जो की टिकटिंग यानी कि रेलवे टिकटिंग का जो काम था यानी कि उसका जो अवैध कारोबार था ये लगातार कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी, प्राइम न्यूज़। तेज रफ्तार कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का सबब लगातार बनती जा रही है। वहीं आपको बता दें बीते दिन में अभी जिस प्रकार से जो दुर्घटना हुई है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें जबकि पूरा ये मामला पीलीभीत के अमरिया नेशनल हाईवे का है जो कि सितारगंज उत्तराखंड से पूरा परिवार नवाबगंज से सितारगंज पहुंचे थे एक मृत्यु में शामिल होने के लिए। वहां से वापस आने पर तेज रफ्तार इको कार पेड़ से टकरा गई जिसके चलते मौके पर 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये तेज रफ्तार अक्सर जो है लोगों की दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही है। खास तौर से इको सवार गाड़ियां लगातार तेज और फटराटेदार तरीके से चलाते हैं जिसका कारण होता है लोगों को अपनी जान से हाथ धोना और वहीं इसको लेकर पूरे परिवारों में भी हाहाकार मच जाती है। इस प्रकार से तेज रफ्तार गाड़ियों पर कब अंकुश लगेगा, प्रशासन को इस पर पूरी नज़र बनाकर रखना चाहिए। प्राइम न्यूज़ के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से।